Before I start my discussion over the quick revision, let me tell you all friends, अगर आपको लगता है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर वर्क करना है या फिर आपको कंसेप्ट अभी तक नहीं पता है, तो आई वुड रादर सजेस्ट गो फॉर द फास्ट ट्रैक कोर्सेज और द रेगुलर कोर्सेज और द डिटेल्ड रिविजन विच आई टेक ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये जो रिवीजन है खास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है, ना उनका फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन फॉर एग्जामिनेशन चालू है। सो इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं और यही कंटेंट को बार बार रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो द कंटेंट, द इंटेंशन बिहाइंड दिस कंटेंट इज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इन द शॉर्टेस्ट स्पैन पॉसिबल। ठीक है, एंड हाँ गाइस, हम लोगों ने अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आइकॉनिक एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करके रखा है। Now in this you get a benefit of multiple things, टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ना, लाइव सेशन रखना, डाउट सॉल्विंग, फिजिकल कॉपी ऑफ बुक मिलना, टेस्ट इवैल्यूएशन, इंडस्ट्री सेशंस, एक्सपर्ट के साथ बातें, ये सब कुछ, मेंटरिंग, पर्सनलाइज्ड कोचिंग, ये सब कुछ है अंडर अवर फ्लैगशिप प्रोग्राम। So in case you have yet not started with the preparation of May or November 22, you can take up the subscription, join our plus batches, and you can proudly apply the code AUDITSAR in order to avail the maximum possible discount. चलिए guys, so without any further delay, let's quickly jump into the core concepts of company audit. Company audit, when I talk about company audit, the Companies Act specifically has 29 chapters. Why am I trying to remind you this? This can be tested as MCQ. 29 chapters, 470 sections and 7 schedules to it. Now, talking about section number 139 talks about appointment of auditor. Appointment of auditor के लिए students कैसा होता है ना कि company is divided into two parts. Point number 1, government company. Point number 2, other than government company. But question ये है कि government company क्या होगी? गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है जिस कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या जॉइंटली बाय बोथ इन लोगों ने मिल करके 51% या इससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग, या इन केस द कंपनी इज हैविंग स्पेशल राइट शेयर मींस the shares with differential voting rights, then 51% of the voting power will be considered. If at all it is held by government, such company will be called as government company. ठीक है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एवरी टाइम द ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इज डन बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी. Point number 1, अगर फर्स्ट ऑडिटर है, who is a first auditor? First auditor means a person who is so appointed as an auditor for the first year of incorporation. आज इनकॉर्पोरेशन हुआ है, आज इस साल से लेकर के 31st, आज की डेट से लेकर के 31st मार्च तक जो साल होगा उसके लिए जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन. इन केस कैग फेल्स, कैग ने अपॉइंटमेंट नहीं किया तो the next 30 days में board of director will appoint the auditor. In case board also fails, then within 60 days EGM में member will pass ordinary resolution and will appoint the first auditor for government company. Subsequent auditor for the government company is appointed within 180 days from the commencement of the financial year by comptroller and auditor general of India. Done. Then we talk about appointment of auditor for other than government company. Other than government company में the appointment is done by board within 30 days from the date of registration. Every time I tell you this, जहाँ जहाँ BOD वहाँ वहाँ, tell me, very good, जहाँ जहाँ BOD वहाँ वहाँ 30D. See, it resembles 30D. ठीक है, सो जहां जहां बीओडी वहां वहां 30D. तो बोर्ड विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मैम इफ बोर्ड फेल्स देन विद इन 90 डेज ईजीएम होल्ड होगा, मेंबर आएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे एंड ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. मैम सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर अदर देन गवर्नमेंट कंपनीज अपॉइंटेड बाय मेंबर्स एट AGM एवरी ईयर by passing ordinary resolution. The auditor so appointed, for the auditor so appointed, the company will file ADT 1 with ROC. With ROC कितने दिनों के अंदर अंदर? 15 दिनों के अंदर अंदर. So this is again an MCQ question as well as a kind of scenario जहाँ पे वो लोग आपको केस दे सकते हैं कि आज अपॉइंटमेंट किया है, कितने दिनों के अंदर अंदर कौन सी डेट लास्ट डेट होगी फॉर द अपॉइंटमेंट. नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर. रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब होता है एवरी फर्म एज वेल एज एवरी इंडिविजुअल हैज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर दैट स्पेसिफिक टर्म द ऑडिटर शैल अंडरगो कूलिंग पीरियड. इसका मतलब क्या, समझो स्टूडेंट्स. इफ इट ऑल
If at all the company is a listed company, here you go. If at all the company is a listed company, company is an unlisted company, but having paid up share capital more than equals to rupees 10 CR, मतलब बड़ी company. If at all the company is a private company having paid up share capital more than equals to rupees 50 CR, या फिर any company जिसका paid up share capital in limit से कम है, but इनका borrowings plus deposits is more than equals to rupees 50 CR. मतलब ऐसी कंपनी को हम कहेंगे कि वाजी वाह, आप तो बड़ी कंपनी. इन कंपनी को हम लोग लागू करवाएंगे रोटेशन प्रोविजन. मैम व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन का मतलब होता है इन कंपनीज में अगर कोई इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर हो रहा है तो ही विल बी रीअपॉइंटेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years. अगर कोई फर्म अपॉइंट हो रहा है तो फर्म के केस में द मैक्सिमम टर्म विल बी 2 terms of 5 years, that is 10 years. मैम आफ्टर दिस ठंडा ले, that is cooling period. कूलिंग पीरियड ऑफ 5 years each, इनमें भी और इनमें भी 5 years कूलिंग पीरियड. ठीक है मैम. ड्यूरिंग कूलिंग पीरियड कोई फर्म ऑफ कॉमन पार्टनर्स कैन बी अपॉइंटेड फॉर द सेम कंपनी? नो. ड्यूरिंग कूलिंग पीरियड एनी फर्म हैव विद इन द सेम नेटवर्क कैन बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी? नो. सो ऑल दीज प्रोविजंस आर देयर फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. So let us go into the books again. Yeah. So this is a provision, applicability, tenure 5, 10, 5 years cooling. And हाँ guys, internally समझिए, internally अगर members चाहे तो internal rotation भी करवा सकता है. What is internal rotation? If at all we have a firm of 5 पार्टनर्स, अगर ये पांचों पार्टनर्स में से मेंबर ये रिजॉल्व करे कि आप पहले साल आना, फिर आप दूसरे साल आना, आप तीसरे साल आना, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा अगर मेंबर चाहे तो इंटरनल रोटेशन के लिए भी रेजोल्यूशन पास करवा सकता है. यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, जहां पे बात आती है SQC की. SQC, when we talk about our own standard SQC as per para number 27 states that at least once in 7 years the member themselves should have internal rotation within the firm. ठीक है. So this is for our own code of procedures. इतना ध्यान रखिएगा. यहाँ पे उन लोगों ने कंपनीज एक्ट में बोला है कि अगर मेंबर्स चाहे तो दे मे रिजॉल्व फॉर इंटरनल रोटेशन. हाँ, इतना ध्यान रहे. व्हेन द फर्स्ट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी रीअपॉइंटेड, तो उनका रीअपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होगा? अ फ्रेश टर्म ऑफ 5 years. The firm with the same trade name, brand name, common partners will not be appointed during the cooling period. मैम ये same trade name, brand name, common partners कब देखा जाएगा? As on the date of appointment. And ध्यान रहे, cooling period का मतलब क्या होता है? Cooling period का मतलब होता है wherein there is a break of 5 years continuously, उसी को हम लोग cooling period मानेंगे. So in case अगर आपने पहला साल टर्म ऑडिट किया, दूसरा साल ऑडिट किया, तीसरा साल ऑडिट किया, फिर आपने ब्रेक ले लिया, कहा कि मैम मैं तो यूके जा रहा हूँ घूमने के लिए, 4th year and 5th year यू आर नॉट कंडक्टिंग ऑडिट. क्वेश्चन ये उठता है, हाउ मेनी इयर्स मोर कैन यू कंडक्ट ऑडिट फॉर कंप्लीटिंग वन टर्म, ओनली रिमेनिंग टर्म्स ऑफ 2 years, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल आपका हो चुका है. यहाँ पे आपको 2 साल और ऑडिट करने दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे 6th year and 7th year और ऑडिट करने दिया जाएगा. मैम तो ये कूलिंग पीरियड नहीं है? नहीं है. ठीक है. सो व्हेनेवर देयर इज अ गैप ऑफ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years, उसी को कूलिंग पीरियड बोलेंगे. नेक्स्ट टर्म फ्रेश 5 years मिलेगा. Coming back, so that was consecutive terms of 5 years. Manner of appointment, how the auditor is appointed, wherein the company has the audit committee constituted. अगर audit committee constituted है तो audit committee recommend करेगा board को, board of directors आगे pass on करेगा to shareholders. But ma'am, if at all board disagrees to the recommendation given by audit committee, they will record the reasons in writing. audit committee को कहा जाएगा कि सर आप फिर से recommend कीजिए, and then ये नई वाली recommendation shareholders को pass on की जाएगी. Point number 3, अगर नई वाली रिकमेंडेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही ना लगे तो ऑडिट कमेटी को कह दिया जाएगा बस करो भैया, तुमसे ना हो पाएगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे themselves will pass on this recommendation to shareholders. Ma'am, wherein audit committee does not exist, then we don't have any other option. Board of directors will share their own nominations to shareholders. Shareholders will pass ordinary resolution for the appointment of auditors. As per section 177, which companies are required to constitute audit committee? The listed company and the unlisted company, wherein the paid up share capital is more than equals to 10 CR, or the borrowings is more than 50 CR, or the turnover is more than equals to 100 CR. Next, the retiring auditor shall not be reappointed in the following 3 cases.
wherein he is disqualified or he has given the notice in writing his unwillingness to be reappointed. And the last point, shareholders has passed special resolution appointing any other person other than retiring auditor, or they have passed a special resolution for removal of the retiring auditor. Casual vacancy. What is the meaning of the word casual vacancy? Casual vacancy means the vacation of office before the expiry of the term. Means आप ये AGM में अपॉइंट हुए हो, आपका टर्म रहता है दूसरे AGM तक, बट अगर इस बीच में दरमियान यहाँ पे आपने इस जगह पे जगह खाली कर दी के कहा सर जयराम जी की मैं तो जा रहा हूँ चार धाम की यात्रा करने, अगर आपने यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी ले ली, मतलब आप यहाँ पे हमें छोड़ करके चले गए, दिस वैकेंसी विल बी टर्म्ड एज कैजुअल वैकेंसी. इतना याद रहे स्टूडेंट्स. नॉन अपॉइंटमेंट से फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे हम लोगों ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया और आपने कहा नहीं नहीं मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा. नॉन एक्सेप्टेंस इज नोन एज कैजुअल वैकेंसी. नो, नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आप अपॉइंट ही नहीं हुए, ये इसके पहले की बात है. इसके लिए नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट विल नॉट बी अमाउंटेड टू कैजुअल वैकेंसी. द रीजंस फॉर कैजुअल वैकेंसी व्हाई इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ RDD, resignation, death and disqualification. Who can fill the casual vacancy? In case of government company, the casual vacancy will be filled by CAG within 30 days of such casual vacancy. In case Comptroller and Auditor General of India fails, then board will fill this casual vacancy within next 30 days. In case of other than government company, BOD will fill within 30 days. हाँ, इतना ध्यान रहे, this is the most important point. Say for example guys, in case of resignation, the shareholders, the auditor has resigned from the organization. In this case, BOD will appoint the auditor within 30 days and the members shall approve such appointment within next 3 months. within next 3 months. एंड इतना ध्यान रहे, आगे भी मैं पढ़ाऊंगी रिमूवल के केस में, रेजिग्नेशन के केस में. रेजिग्नेशन के केस में द ऑडिटर हैज द एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइल फॉर्म ADT3 फाइल करना है ऑडिटर. ठीक है, दिस वाज 139. आगे बढ़ते हैं विद रिमूवल ऑफ ऑडिटर. सेक्शन नंबर 140 टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ ऑडिटर. रिमूवल ऑफ ऑडिटर दो केस में डायरेक्टली किया जा सकता है. इनिशिएटेड बाय बोर्ड. इफ एट ऑल द बोर्ड इज इनिशिएटिंग द रिमूवल, द बोर्ड विल पास द बोर्ड रेजोल्यूशन. The board will pass the board resolution and ये special resolution जो board ने pass किया है that will be intimated to central government within 30 days. Within 30 days in form ADT2. जैसे ही 30 days में ADT2 फाइल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई आएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हाँ जो ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया था उसको रिमूव कर दिया जाए. अगर ऑडिटर को रिमूव करने का ऑर्डर पास कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हामी भर दिया है, जिस दिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको कहा कि हाँ रिमूव कर दीजिए, उस दिन से 60 दिन के अंदर EGM होल्ड कर लेनी चाहिए, मतलब जनरल मीटिंग होल्ड कर लेनी चाहिए. जनरल मीटिंग पे मेंबर्स आएंगे, ऑडिटर को भी दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा एंड ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाएगा. OOBH का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. इसके बाद आता है द रिमूवल विच इज इनिशिएटेड बाय मेंबर्स. इफ एट ऑल द मेंबर्स आर इनिशिएटिंग द रिमूवल अंडर सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय मेंबर्स टू बोर्ड. जैसे ये स्पेशल नोटिस मिल जाता है बोर्ड के पास कि ओ माय गॉड मेंबर्स को, शेयर होल्डर को रिमूव करना है, ये नोटिस मिलने के बाद कंपनी इंटीमेट करेगा ऑडिटर को एज वेल एज अदर मेंबर्स को. ऑडिटर को अधिकार दिया जाएगा कि यू गिव योर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीजनेबल लेंथ विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. रीजनेबल लेंथ का रिप्रेजेंटेशन आने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी है टू सर्कुलेट दिस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी को ये टाइमली बेसिस पे नहीं मिला तो कंपनी इसको सर्कुलेट नहीं कर पाएगी, चलेगा. बट हाँ, दूसरी पॉइंट, अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी अनाप शनाप लिखा है, बोले तो अगर आपने कुछ भी अनसब्सटैंशिएटेड या डेरोगेटरी रिमार्क्स लिखे हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर आई एम सो सॉरी, आपने अनसब्सटैंशिएटेड डेरोगेटरी रिमार्क्स लिखा है, आपने कुछ ऐसा लिखा है विच इज गेनिंग द पब्लिक, सॉलिसिटेशन कर रहे हैं, पब्लिक अटेंशन सीक करने के लिए आपने ये सारी चीज लिखी है. यू विल फाइल दिस, यू विल टॉक टू NCLT एंड यू विल फाइल दिस विद ROC. आपको ये सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ओरल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा ऑडिटर को. जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ना सर्कुलेट किया जाएगा ना रीड आउट किया जाएगा एट जनरल मीटिंग. वंस ऑल दिस थिंग्स आर डन, मेंबर्स की मीटिंग में मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और ऑडिटर को रिमूव कर देंगे. नेक्स्ट, रिमूवल का लास्ट पॉइंट. से फॉर एग्जांपल द रिमूवल इज कॉल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और NCLT. फ्रैंकली स्पीकिंग होता क्या है, इफ एट ऑल द एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय एनी मेंबर और सेंट्रल गवर्नमेंट विद NCLT विल लुक इनटू द मैटर. नेशनल कंपनी कहाँ गया, NCLT ट्राइब्यूनल, यहाँ पे
नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, हम लोग कहते हैं NCLT will look into the matter and if NCLT is satisfied that yes the auditor of the company has abated or colluded in fraud, ये बंदा मिला जुला है, मिली भगत कर रहा है या खुद अकेले में फ्रॉड कर रहा है, then NCLT will pass order for removal of such auditor. Point number 2, in case the central government has given the application to NCLT, such order will be passed within 15 days. And इतना ध्यान रहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया था, देन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देमसेल्फ विल अपॉइंट द न्यू ऑडिटर, एल्स वो लोग डायरेक्शंस दे सकते हैं टू द कंपनी प्लीज टू अपॉइंट द न्यू ऑडिटर. जो ऑडिटर को फ्रॉड की बुनियाद पे रिमूव किया जा रहा है, सच ऑडिटर विल नॉट बी रिअपॉइंटेड फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years एज एन ऑडिटर इन एनी कंपनी. कोई भी ऑडिटर को कोई भी कंपनी में 5 साल के लिए हम लोग रीअपॉइंट नहीं करेंगे, एज वेल एज सेक्शन नंबर 447 के तहत पेनल्टी लगेगी. डन. नेक्स्ट आते हैं रेजिग्नेशन की ओर. यहाँ पे आपको निकाला जा रहा था, यहाँ पे आप खुद छोड़ करके जा रहे हो कंपनी को. इन केस ऑफ रेजिग्नेशन विद इन 30 days ADT 3 फाइल कर सकते हैं. अगर कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो रेजिग्नेशन का जो ADT 3 है इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विथ ROC एंड कंपनी, एंड अगर गवर्नमेंट है तो ROC कंपनी एंड कैट. इन केस ऑफ फेलियर ADT 3 आपने टाइमली बेसिस पे फाइल नहीं किया तो पेनल्टी कितनी लगनी है, ₹50,000 और ऑडिट फीस विच एवर इज लेस प्लस ₹500 पर डे विच कैन गो अप टू मैक्सिमम ₹2 lakhs. पहले ये 5 लाख हुआ करता था, अमेंडमेंट आ चुका है विच इज गोइंग अप टू ₹2 lakhs. Next, section number 141. 141 talks about eligibility, qualification and disqualifications of auditor. Eligibility qualifications में सबसे पहली बात आती है individual practicing chartered accountant and firm including LLP whose maximum partners are practicing in India. Disqualification section number 141(3). Disqualification number 1 A stands for any body corporate, कि कोई भी body corporate के नाम पे आप कंपनी के नाम पे ऑडिट नहीं कर सकते. नेक्स्ट B stands for बांटना, किसके साथ आप पैसे बांटते हो, ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज के साथ पैसे बांटते हो. तो एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनीज आर नॉट qualified to act as an auditor of the company. C stands for connected person, या फिर क्लास में हम जिसे कहते हैं चमचाज. Yes, a person who is a partner or under employment of officer or employee of the company. This is indirect relations guys. हम लोग कहते हैं partner or employee of whom, of officer or employee of the company. D से आपको याद रखना है D for debt. D for debt हम लोग कहते हैं a person, partner और relative. PPR person, partner, relative. person, partner, relative. अगर इनका ये 3 ट्रांजैक्शन हुआ है with whom, with छास, बटर मिल्क नहीं रे बाबा, छास, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और द सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी. इसका चार्ट बना लीजिए आप, छास का चार्ट प्लीज बना लीजिए. ये है कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी, इट्स एसोसिएट, सॉरी यहाँ पे लिखो, इट्स एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी. अगर इनके साथ किसने, पीपीआर ने ये 3 ट्रांजैक्शंस में एंटर किया है, 3 ट्रांजैक्शंस में एंटर किया है तो डिस्क्वालिफिकेशन आएगा. मैम कौन से 3 ट्रांजैक्शन? गोइंग बैक टू द टॉपिक, पॉइंट नंबर 1. If PPR holds security in CHAS, then you will be disqualified. But however, a relative can hold security up to maximum ₹1 lakh face value in the company. मतलब क्या? अगर रिलेटिव या रिलेटिव्स मिला करके भी, मम्मी पापा भाई बहन सबने मेल मिला करके 1 लाख से ज्यादा की फेस वैल्यू की शेयर्स ओन की है, सिक्योरिटीज ओन की है इन द कंपनी, डिस्क्वालिफिकेशन विल बी अट्रैक्टिव. बट हाँ, उन्होंने बोला है कि अगर 1 लाख के ऊपर का अमाउंट चला जाता है, वी विल अलॉट यू द ग्रेस डेज ऑफ ऑफ 60 days. वेरी गुड. 60 days का ग्रेस डेज दिया जाएगा कि अगर आपकी एक्सीड हो जाती है होल्डिंग तो 60 days में अगर आपने करेक्टिव एक्शंस ले लिया बहुत अच्छे, अगर 60 days में करेक्टिव एक्शंस नहीं लिया तो जयराम जी के आपको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस. नेक्स्ट, इज इंडेटेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 lakh or has given guarantee or has provided any kind of security in connection with loan indebtedness of any third party which is amounting to more than exceeds ₹1 lakh. तो इतना ध्यान रहे, सिक्योरिटी, डेट, गारंटी. सिक्योरिटी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1 lakh रिलेटिव ओन कर सकते हैं, एल्स डिस्क्वालिफिकेशन. डेट अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5 lakh आप रख सकते हो, एल्स डिस्क्वालिफिकेशन. गारंटी अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 lakh आप कर सकते हो, एल्स डिस्क्वालिफिकेशन. So now, what is the definition of relative? Relative as per section 2 includes
lineal ascendant, lineal descendant, siblings, and spouse of your lineal descendant as well, including all the step relations excluding step daughter. नेक्स्ट क्लॉज नंबर ई कहता है एनी पर्सन और फर्म, यहाँ पे आता है पर्सन और फर्म, पीपी का मतलब है पर्सन और पार्टनर, तो एनी पर्सन और फर्म हैविंग कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन विद छास विद एन एडिशनल एस। तो मैम ये छास तो आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया, यहाँ पे और एक एस है गाइस, सब्सिडरी का, एसोसिएट का भी सब्सिडरी। सो यहाँ पे कहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, पर्सन और इट्स फर्म हैविंग कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन विथ कंपनी, its holding company, its associate company, its subsidiary company, subsidiary of its holding company as well as subsidiary of its associate company. अगर commercial business transaction है तो person will be disqualified as well as the firm will be disqualified. But हाँ, however, if at all the transactions are in ordinary course of business, the transactions are in ordinary course of business and are transacted at arm's length price. arm's length price का मतलब होता है एक fair value पे transaction हुआ है तो चलेगा। मैम example के नाम पे हम लोग कह सकते हैं the business which are engaged in telecommunication, airlines, hotels, hospitals, any other similar kinds of business. Next, point number F. A person whose relative is a director or is in employment of the company as a key managerial person or the director. नेक्स्ट इज सीलिंग लिमिट, सीलिंग लिमिट इज 20। हम लोग कहते हैं कि मैक्सिमम कितनी कंपनीज का आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 20 कंपनीज का आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हो एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, 20 एक्सक्लूडिंग OPC, dormant, small company or the private company having paid up share capital less than 100 CR. Next, a private company which has not committed any kind of default under filing of financial statements or annual return under section 92 that can be excluded. But हाँ, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 100 CR से कम है, आपने डिफॉल्ट कर लिया है फाइलिंग में, रिटर्न्स के फाइलिंग में, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट कंपनी विल बी कंसिडर्ड इन काउंटिंग ऑफ 20। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन, एच स्टैंड्स फॉर फ्रॉड किया है, हाइला फ्रॉड किया है। ठीक है, एच स्टैंड फॉर FRAUD, फ्रॉड किया है। A person who is convicted by court of an offence involving fraud and 10 years have not been elapsed from the date of conviction. मैम अगर 10 साल बीत गए तो फिर अलाउ कर दिया जाएगा, क्वालिफिकेशंस में आ जाएगा। A person who directly or indirectly renders 144 सर्विसेज। मैम इनडायरेक्टली का क्या मतलब होगा, इनडायरेक्टली का मतलब होता है एनी फर्म्स विच आर कनेक्टेड वाया सम कॉमन नेटवर्क्स। अगर आप कॉमन नेटवर्क्स के वाया 144 सर्विसेज दे रहे हो तो आप डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में आ जाओगे। मैम टू whom? टू कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी। मैम व्हाट इज इंक्लूडेड अंडर 144 सर्विसेज? 144 services includes accounting, actuarial, managerial services, internal audit, rendering outsourced services, investment advisory, investment banking services, designing and implementing FIS and other kinds of services. ठीक है, so it is आमिर in दंगल, it is आमिर in दंगल, it is आमिर in दंगल। 144 services directly और indirectly किसी ने भी दी है 2 CHS, then disqualification के दायरे में आ जाएंगे। अब A से लेकर के I तक के disqualification हो गए, disqualification हुआ तो क्या होगा, disqualification हुआ तो that will lead to subsequent casual vacancy, that will lead to subsequent vacancy of audit. Next is section number 142. 142 याद कैसे रखना है, 142 बोले तो remuneration. Remuneration में for the first auditor the remuneration is decided by board, for subsequent auditor the remuneration will be decided by members, for government company auditor the remuneration will be decided by CAP, and or the members may also decide the manner in which the remuneration may be appointed, decided. Remuneration includes fees as well as the expenses incurred. याद रहे, remuneration will not include any amount for the services rendered other than services of 144. जैसे कि मैंने आमिर इन दंगल वाली सर्विसेज नहीं दी, मैंने कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे दी, तो क्या उसका फीस एंड ऑडिट फीस एक माना जाएगा? नहीं, ऑडिट फीस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फीस दोनों अलग अलग माना जाएगा। So it does not include any amount paid for any services other than those specified under 144. मैम मैंने 144 सर्विसेज दी तो उसका रेम्यूनरेशन सेम माना जाएगा? अरे बच्चों 144 सर्विसेज दी that will lead to disqualification, तो सेम आने का सवाल ही नहीं होता। नेक्स्ट आता है सेक्शन 143। क्लास में कैसे याद किया था, प्यार किया तो जिम्मेदारी आएगी। 143 इज आई लव यू ऑल, तो प्यार किया जिम्मेदारी आएगी। जिम्मेदारी का क्या मतलब है, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सो पॉइंट नंबर 1, पहले राइट्स पढ़ते फिर ड्यूटीज पढ़ेंगे।
So right to access books of accounts all the time, right to obtain information and explanation, right to exercise lien over books of accounts, but याद रहे exercising lien is not practically possible. Why? Because of two reasons. Because of section number 128 which states that the books of accounts are required to be kept at registered office, so legally lien करना possible नहीं होगा. And दूसरा, in the opinion of council it attracts disrepute as per clause 2 part 4 of the first schedule. Next right आता है right to read out qualifications at general meeting. Next is right to receive the notice and to attend any general meeting. अब ये general meeting क्या है? Any general meeting. It can be a meeting wherein the financial statements are not discussed. तो क्या मैम इसका भी आपको न्योता मिलना चाहिए? Yes, you have the right to receive the notice to attend any general meeting either in person or through a representative. Ma'am, who that representative can be? That representative can be any person who is eligible to act as an auditor. नेक्स्ट ड्यूटीज, सबसे पहला पॉइंट आता है ड्यूटीज में ड्यूटी टू इंक्वायर. इंक्वायर का मतलब होता है आपको इंक्वायरी होल्ड करनी है. कौन से एरियाज में इंक्वायरी होल्ड करनी है? इन ABCDEF 6 एरियाज में. पहला, in the case of advances wherein the terms and conditions should not be prejudicial to the interest of the company. Book entries should not be prejudicial to the interest of the company. Wherein the company, not being the investment company, has sold security for an amount less than the cost price, that is at loss. तो अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी में, जैसे कि अदर देन कंपनी, अदर देन NBFC, म्यूचुअल फंड्स, बैंक, इंश्योरेंस, इनके अलावा जो भी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेस देन अमाउंट, लेस देन कॉस्ट बेच दी है, लॉस किया है, तो यहाँ पे इंक्वायरी होल्ड करो. इफ एट ऑल द लोन्स एंड एडवांसेस आर शोन एज डिपॉजिट्स, तो उसको शो करो. shown as deposits. इसके बाद personal expenses should not be charged to revenue. इसकी inquiry hold करो. And wherein any shares have been allotted for cash, तो आपको ये चीज verify करनी है कि if at all the shares are allotted for cash, तो whether the amount, equivalent amount is received, entries are passed, इसकी inquiry आप करिए accounted for है कि नहीं. Point number 1 very important in this. Say for example this is a company K Limited. K Limited ने लोन लिया है from NBFC. Ma'am, loan is worth how many? Loan is worth 50 lakhs. After taking this 50 lakhs, pandemic वाली situation आ गई and K Limited was not able to repay this amount back. तो K Limited ने क्या किया? K Limited issued shares against this debt. अब क्वेश्चन ये होता है, ये जो शेयर्स अलॉट किए हैं कंपनी ने, क्या इसकी इंक्वायरी करेंगे अंडर हम लोग F143(1)(F), क्या इसकी इंक्वायरी होगी? विल दैट बी कंसिडर्ड एज शेयर्स इशूड फॉर कैश? Answer is yes. Answer is yes. Why the shares are issued? The shares is in order to repay the amount of rupees 50 lakhs. अगर यहाँ पे shares issue नहीं होता तो 50 लाख पॉकेट से जाता. So this type of shares issued for repayment of debt will be considered as shared issued for cash. समझा है? And मैम इसकी इंक्वायरी करेंगे बाकायदा बिंदास सेक्शन नंबर 143(1)(F) के तहत इसकी इंक्वायरी करेंगे. नेक्स्ट ड्यूटी 143(1) हो चुका. 143(2) कहता है रिपोर्टिंग एज टू ट्रू एंड फेयर व्यू. सो यू नीड टू कंसिडर द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस के वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड और एरर. Next, the reporting shall be made after taking into consideration the provisions of account, the standards and any matters which are required to be reported. Next आता है 143(3). This is a very important topic. Intermediate level पे अभी just recent December 21 में इसका क्वेश्चन आ गया था और इसमें अमेंडमेंट भी आए. 143(3) talks about duty to report. मैम मतलब duty to report का मतलब होता है wherein आपको ये चीज रिपोर्ट करनी ही करनी है. Unlike duty to इंक्वायर, यहाँ पे क्या था बच्चों? ड्यूटी टू इंक्वायर में आपसे पूछताछ करो. इंक्वायर के आगे लिख दो ब्रैकेट में पूछताछ. आपसे पूछताछ करो. पूछताछ करते वक्त कुछ ऐसी गड़बड़ी दिखी तो उसको रिपोर्ट करो. बट पूछताछ करते वक्त आपको कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे ड्यूटी टू रिपोर्ट, अरे भाई ये तो जबरदस्ती में पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले आउटकम्स, आपको रिपोर्ट करना ही करना होगा. सो whether the examinations of the transactions gives positive or negative outcomes, in both the circumstances auditor needs to
रिपोर्ट। मैम क्या क्या चीजों पे रिपोर्ट करना है? पॉइंट नंबर 1, दैट यू हैव ऑप्ट इन ऑल द इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, ब्रांच ऑफिस के जो रिपोर्ट्स है वो आपको मिले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड, कोई डायरेक्टर्स का कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस या कमेंट कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मॉडिफिकेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट अब यहाँ पे जैसे मुझे आईसीएआई ने कहा और ये कंपनीज एक्ट 143 के तहत मुझे आकर के कहता है मैम, मैंने कहा हाँ जी, कहता है कि आप आईएफसी ओवर एफआर पे रिपोर्टिंग कीजिए। मैं तो भड़क गई, मैंने कहा इतना सा रेम्यूनरेशन और इतना ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुझे कहते हैं ठीक है, आई विल गिव यू थ्रेशोल्ड, छोटी छोटी कंपनीज के लिए आईएफसी एफआर का रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बट बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए आईएफसी ओवर एफआर का रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143(3)(I हमको करना पड़ेगा। So ma'am, this is exempted to whom? To OPC, to a small company and to a company which is a chore to private company, to a company whose turnover is less than 50 crore and borrowings is less than 25 crore, 25 CR, and such company has not defaulted in filing the returns or the financial statements under section 92 or 137. Got it? Yeah. And any other matter as may be prescribed. तो यहाँ पे क्या चीज आती है? Pending litigations or claims, foreseeable losses, any kind of investors education fund of the company. इसके बाद यहाँ पे आपको याद है वो एक गाना आता है, दिल ना लिया दिल ना दिया, ऐसा क्रिश मूवी का गाना है। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी आपको ऐसे ही यही चीजों पे रिपोर्टिंग करना है। पैसा ना लिया, ना एडवांस किया है, नो फंड्स, पैसा ना दिया हैज बीन एडवांस, मतलब ना मैंने पैसा लिया है ना मैंने किसी को पैसा दिया है, अदर देन द एडवांसेस व्हिच आर ऑलरेडी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको मैनेजमेंट से ये रिटर्न मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेकर के रखना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेकर के रखना है, उसका रिपोर्टिंग करना है कि हमको मैनेजमेंट ने लिखित में दिया है, ना उन्होंने कोई पैसा लिया है ना उन्होंने कोई पैसा दिया है, अदर देन द एडवांसेस और द लोन्स एज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। मैन टू whom? टू अ काइंड ऑफ कंपनीज विच आर कनेक्टेड कंपनीज, इंटरमीडियरीज को पैसा नहीं दिया है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। नेक्स्ट हम लोग फिर ये तीसरी बात और बताएंगे कि ऑडिटर को ये जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिला है ना, हमको ये रीजनेबल लग रहा है, हमको कोई ऐसी दिक्कत दुविधाएं नहीं मिली है जिसकी वजह से हमको ये लगे कि यार 1 और 2 में मैनेजमेंट ने जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया ना ये गलत है, हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, ये सारा चीज हमको बताना है। नेक्स्ट हम लोग ये भी बताएंगे द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज इन कंप्लायंसेस विद 1, 2, 3 एंड हाँ ये सारी चीजें स्टार्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू, ये अमेंडमेंट के नाम पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वेयर द कंपनी रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 April 2022 हैज इशूड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, हैज यूज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द मेंटेनेंस, हैज अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल फैसिलिटीज। तो ये सारा चीजों पे रिपोर्टिंग करना है कि ऑडिट ट्रेल में कोई टेम्परिंग नहीं मिला है, किसी ने छेड़खानी नहीं की थी इस रिकॉर्ड में, जैसा था वो सही तरीके से मिला है। ऑडिट ट्रेल हैज नॉट बीन टेम्पर्ड, टेम्पर्ड का मतलब है किसी ने भी कुछ गड़बड़ी नहीं की है, तो उस पर रिपोर्टिंग करना, ये अमेंडमेंट के नाम पे बॉस। नेक्स्ट इतना ध्यान रहे, one more thing which is required to be reported for all the public company, for all the public company what you need to report is सेक्शन नंबर 197 के तहत मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो पे किया है वो अप टू द मार्क इन कंप्लायंसेस विद लॉज है। So only for public company, the auditor should make a statement under section 143(3) whether the remuneration paid by the company to the managers are in accordance with section number 197. Next is reasons for negative qualifications. So in case the auditor is keeping negative modified opinion दे रहा है तो उसका reasons हमको लिखना पड़ेगा। Next is the duties with regards to government company. In case of government company सबसे पहला चीज आता है, देखो भाई कैग हमारे करता धरता है, तो कैग जो भी डायरेक्शंस एक्शंस इंपैक्ट लेने बोले वो हमको फॉलो करना होता है, ड्यूटी टू फॉलो डायरेक्शंस ऑफ कैग। अगर कैग चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है विद इन 60 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर। अगर सप्लीमेंट्री ऑडिट हमसे करवाया जा रहा है तो उसका रिपोर्ट भी हम लोग अटैच करेंगे। कमेंट्स ऑफ कैग, कैग की ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये पीएसयू में भी आएगा। कैग की ये जिम्मेदारी है कि जो भी चीजें आपने कंसीडर की कंसीडर नहीं की उसके ऊपर कॉमेंट करें, एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी केप्ट ओपन for inspection as per the provision of section 136(1).
नेक्स्ट इज कंप्लायंसेस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ड्यूटी है, सॉरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की ड्यूटी है। हम लोग कहेंगे सेक्शन नंबर 143 9 एंड 10 सेज के जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लागू है वो एक ऑडिटर को फॉलो करने ही होंगे। नेक्स्ट एडिशनल मैटर्स रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। एडिशनल मैटर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है जो ऑडिटर को रिपोर्ट करने होंगे। मैम ये एडिशनल मैटर्स कौन से है? ये वही है जो कारो 2020 में दिए है। मैम कितने क्लॉजेस है? यहाँ पे कुल मिलाकर के 21 क्लॉजेस है। 21 एडिशनल स्पेसिफाइड मैटर्स है जो सीजी ने अपने ऑर्डर के तहत एक ऑडिटर को कहा है कि सर इस पे एडिशनल रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। सो दैट इज द रिपोर्ट ऑन द एडिशनल मैटर्स which is given by CG. So the CG may order for the inclusion of the statements on the specified matter in the auditor's report for the specified class of the company. So मैम कारो में क्या क्या चीजें आएगी बच्चों, वो नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड हम लोग क्या कहते हैं कि देखो कंपनीज एक्ट किसके लिए बना? कंपनीज के लिए बना। तो अगर कंपनी बेचारी है, मतलब इफ एट ऑल द फ्रॉड इज कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगेंस्ट द कंपनी मतलब बेचारी कौन? कंपनी, बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, देन द ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट दिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज मोर देन इक्वल्स टू रुपीज 1 crore। छोटे मोटे फ्रॉड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हैरान मत करो, ठीक है। सो द फ्रॉड अमाउंट इज लेस देन 1 crore, मोर देन इक्वल्स टू 1 crore। अगर द फ्रॉड अमाउंट इज लेस देन 1 crore, देन द रिपोर्ट विद इन 2 days शैल बी मेड टू ऑडिट कमिटी और बोर्ड। क्या रिपोर्ट करेंगे? नैप। अरे जागते रहो, क्या रिपोर्ट करेंगे? नेचर, अमाउंट एंड पार्टी, नेचर, अमाउंट एंड पार्टीज टू बी रिपोर्टेड। कंपनी अपने बोर्ड रिपोर्ट में रिप्लाई, मतलब कंपनी अपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा NAPR, नेचर, अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व इफ रेमेडियल एक्शंस नॉट टेकन, या फिर आप दे सकते हो रेमेडियल एक्शंस। यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज लेस देन 1 crore, इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज मोर देन इक्वल्स टू 1 crore, 2 दिन के अंदर अंदर ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताया जाएगा। 45 डेज के अंदर अंदर हम आपका रिप्लाई लेंगे। अगर रिप्लाई 45 डेज के अंदर आ गया, जिस दिन पे रिप्लाई आया है उस दिन के 15 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देंगे। बट मैम 45 डेज बीत गए, रिप्लाई अभी तक नहीं आया, तो 15 दिन विल स्टार्ट फ्रॉम द 45th डे जहां से आपने रिपोर्टिंग किया था। मैम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कौन से फॉर्म के तहत करेंगे? F फॉर फ्रॉड, F फॉर 4, ADT 4 में हम लोग फ्रॉड का रिपोर्टिंग करेंगे टू सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट मैम अगर नहीं किया, अगर ऑडिटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड की भनक तक नहीं लगने दी तो पेनल्टी लगेगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी विच यू आर ऑडिटिंग। इफ एट ऑल यू आर ऑडिटिंग अ लिस्टेड कंपनी, द पेनल्टी विल बी 5 lakhs। If at all you are auditing any company other than listed company, then the penalty will be rupees 1 lakh। नेक्स्ट ऑल्सो रिमेंबर कि फ्रॉड का रिपोर्टिंग आपको कारो क्लॉज नंबर 11 में भी करना है, कारो 2020 स्पेसिफिकली क्लॉज नंबर 11 में भी करना है। सर्च रिपोर्ट शैल बी गिवन टू एड्रेस टू हुम? द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये कैसे जाएगा? एक सील्ड एनवलप में जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू विथ व्हिच हैज टू बी फॉलोड बाय एन ईमेल एंड लेटर हेड पे जाएगा। उसमें क्या क्या चीजें लिखी होगी? एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड मेंबरशिप नंबर, ठीक है। एनालिसिस करते हैं गाइस 143.12 के अंदर जो रिपोर्टिंग करते हैं और कारो 2020 में क्लॉज 11 के अंदर जो रिपोर्टिंग करते हैं। कारो 2020 में ऑल फ्रॉड्स व्हिच आर कमिटेड बाय द कंपनी अगेंस्ट द कमिटी आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बाय एन ऑडिटर। यहाँ पे हम लोग कोई अमाउंट की लिमिटेशंस नहीं रखते हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग किया जाता है टू द मेंबर्स, यहाँ पे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वेदर द फ्रॉड इज बीइंग नोटिस्ड और रिपोर्टेड हम लोग कारो के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड 143.12 में हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं ओनली ऑफ द फ्रॉड्स व्हिच आर कमिटेड बाय द ऑफिसर और एम्प्लॉय अगेंस्ट द कंपनी एंड द अमाउंट ऑफ द फ्रॉड इज मोर देन इक्वल्स टू 1 crore। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करना होता है ओनली ऑन द ग्राउंड्स वेयर यू हैव रीजंस टू बिलीव दैट द फ्रॉड हैज बीन कमिटेड। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है? जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें, रिपोर्टिंग फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, compliance auditor, cost auditor. Now when it comes to Caro reporting, only and only statutory auditor is required to report. Additional reporting, this is an additional point guys, this is amendment। Caro 2020 में ये एक additional चीज उन्होंने ऐड करके रखी है कि जो भी विसिल ब्लोअर के लिए विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म के तहत जो भी कंप्लेंट्स मिली हुई है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, ये उनको 143.12 में एज वेल एज Caro 10 में रिपोर्ट करनी, Caro 11 में रिपोर्ट करनी होगी। Everyone, so statutory auditor is required to report over the whistleblower complaints and about the forms filled under 143.12. Very important point, please mark it. Chalo.
अब आगे बढ़ते हैं. Talking about the audit of branches, now we need to check the branch is a desi branch or videsi branch. If the branch is a domestic branch, then we say the person so qualified to act as an auditor can audit it. And also हम लोग कहते हैं the person so appointed under section 139, मतलब जो principal auditor है of the company can audit the branch of the company if the branch is a desi branch, Indian branch. If the branch is a foreign branch, in that case we say a person so qualified to act as an auditor as per the law of that country. उस फिरंगी देश के हिसाब से जो भी लॉ कहता है उस एलिजिबल पर्सन को वी विल मेक इट ऑडिट. नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 145, साइनिंग ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट. हु इज एलिजिबल टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट? ओनली द एंगेजमेंट पार्टनर कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट. द पर्सन हु इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट on behalf of the firm. Here guys you can also relate the point of UDIN. So whenever the auditor is signing the audit report, giving any assurance report as per the ICAI requirements and the guidelines, he has to generate a specific unique documentary identification number. तो ये साइन के साथ UDIN जनरेट करना होगा. दिस इज ICAI रिक्वायरमेंट. यहाँ पे आता है पेनल्टी. सेक्शन नंबर 147 टॉक्स अबाउट पेनल्टी. पेनल्टी सब पे लगती है, कंपनी पे भी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी, ऑडिटर पे भी. कंपनी पे पेनल्टी लगती है मिनिमम 25,000 विच कैन गो अप टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज. ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगती है मिनिमम ऑफ रुपीज 10,000 विच कैन गो अप टू मैक्सिमम रुपीज 1 लाख. पहले बच्चों यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की रिक्वायरमेंट थी, वो अमेंडमेंट करके निकाल दी गई है. सो ओनली फाइन एज अ पेनल्टी इज देयर फॉर OID. सो याद कैसे रखा है गाइस? OID. तो लिमिट्स कैसे याद रखेंगे? विजुअल मेमोरी से. 10,000 अप टू मैक्सिमम रुपीज 1 लाख, अप टू मैक्सिमम रुपीज 1 लाख. ठीक है, so it is 10,000 up to maximum rupees 1 lakh. So this is OID, officer in default. इसी के अंदर आपकी पेनल्टी आ जाती है. नेक्स्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑडिटर, ऑडिटर में इंटेंशनली अनइंटेंशनली, अगर ऑडिटर ने इंटेंशनली कुछ गलत काम किया है तो 50,000 विच कैन गो अप टू मैक्सिमम रुपीज 25 lakhs और 8 times amount of remuneration whichever is less or 1 year of imprisonment or both. अनइंटेंशनली, गलती से मिस्टेक अगर ऐसा हुआ है तो 25,000 विच कैन गो अप टू मैक्सिमम 5 lakhs और 4 times अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस. मैम यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट वाली बात नहीं, गलती से मिस्टेक है ना, तो क्या बच्चे की जान लोगे? तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट नहीं आएगा. As well as guys, in case of fraud is detected, तो penalty under section 447 shall also be levied. In case the penalty is civil in nature, तो पूरा firm bear करेगा fine. If the penalty is criminal in nature, तो imprisonment bear करेगा only the person so involved in fraud. अगर यहाँ पे आप हो, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, मुझे पक्का भरोसा है आप हमारा नाम रोशन जरूर करोगे, न्यूज़पेपर पे नाम छपेंगे कि मोस्ट वांटेड. अगर आपने कोई फ्रॉड किया है तो पार्टनरशिप फर्म में से इन लोगों को पेनल्टी नहीं आएगी, सिर्फ आपको इम्प्रिजनमेंट आएगा. बट मैम फाइन सब मिल करके भरेंगे. ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट ओनली द वन हु इज सो इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड एंड फाइन बाय द फर्म. सलाखों के पीछे सिर्फ आपको भेजा जाएगा. डन. चलो अब आगे कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट, यहाँ पे दो चीजें समझनी है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट ऑफ सच कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन. एंड ऑडिट ऑफ सच कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन. मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंपनियों को इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस रेंडरिंग कंपनी, इन कंपनियों को कह करके रखा है कि यू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस. मैम ये किसको मेंटेन करना है? जो कंपनी 35 करोड़ से ज्यादा इनका टर्नओवर है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 35 करोड़ से ज्यादा है, तो बॉस आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे. मैम रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर दोनों के लिए लिमिट 35 करोड़ या इससे ज्यादा है. हाँ, रेगुलेटेड सेक्टर में आता है टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, शुगर, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल एंड फर्टिलाइजर्स. अनरेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड में आता है बाकी सारे. सो आप जो भी कंपनी हो, अगर आपका टर्नओवर इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 35 CR या इनसे ज़्यादा है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए सीजी कह सकता है. अगर आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए तो क्या हर कंपनी को ऑडिट भी करवाना है? नहीं. अगेन यहाँ पे थ्रेशोल्ड है
कहता है सीजी में ऑर्डर टू कंडक्ट द कॉस्ट ऑडिट ऑफ द रिकॉर्ड सो मेंटेन इफ the overall annual turnover of all the products and the services in the preceding year in case of regulated sector is more than equals to 50 cr, in case of non-regulated sector is more than equals to 35 cr and individual product की जो turnover है वो regulated sector में है 25 cr, non-regulated sector में है 35 cr. मतलब मैम लिमिट्स क्या हो गई, लिमिट हो गई है रेगुलेटेड सेक्टर के लिए 25 इंडिविजुअल, 50 फॉर एग्रीगेट, नॉन रेगुलेटेड के लिए 35 फॉर इंडिविजुअल, 100 फॉर एग्रीगेट. 25, 50, 35, 100. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो आपको सीजी कह सकता है कि भाई साहब कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवाया जाए. एक्सेप्शन किसको देकर के रखा है? इन दिस फॉलोइंग 3 केसेस. पॉइंट नंबर 1, अगर आप देश के लिए डॉलर ला रहे हो, मतलब आप एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो एंड द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन द फॉरेन करेंसी, डॉलर में फॉरेन करेंसी इज एक्सीडिंग 75% of its total revenue, then you are exempted to conduct audit, cost audit. Or you are operating from SEZ, or you are involved in a business for generating electricity for captive consumption. तो बॉस इन तीनों की कंडीशन अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, आपको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवाना. डज दैट मीन आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी नहीं बनवाओगे? नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट रिकॉर्ड बनवाना आपके लिए जरूरी होगा. नेक्स्ट, what are the rules of the cost auditor? Point number 1, the person so appointed as a statutory auditor cannot be appointed as a cost auditor. ये बंदा नहीं बन सकता है cost auditor. जो पर्सन एक प्रैक्टिसिंग सीएम में है can act as a cost auditor. He has to be appointed within 180 days from the commencement of every financial year. We need to obtain the consent from the auditor कि भाई साहब हम आपको cost auditor के नाम पे अपॉइंट कर रहे हैं, चलेगा ना? तो रिटर्न कंसेंट लेना. Company to appoint a cost auditor about its appointment, absolutely yes. Company to file a notice with CG in form CRA2 within 30 days of board meeting or 180 days, whichever is earlier. Next, cost auditor को 180 days तक रहना है ऑफिस में. कंपनी को सबमिट करना है जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिला है. सी फॉर एग्जाम्पल आई एम द कंपनी, मुझे आपसे रिपोर्ट मिल गया है कॉस्ट ऑडिटर. आपसे जिस टाइम पे मुझे रिपोर्ट मिला है उस टाइम से 30 दिन के अंदर अंदर मुझे सीजी को ये रिपोर्ट सबमिट करना होता है. इनफॉर्म सीआरए. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड द रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर. भाई साहब देखिए, जिस घर पे बुजुर्ग होते हैं हर बार काम उन्हीं से पूछ करके करना होता है. सो इन केस ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 177, देन द अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड एंड द रिकमेंडेशन विल ऑल्सो बी डन बाय द कमिटी. रिकमेंडेशन बाय कमिटी, फाइनल अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय बोर्ड. ये होने के बाद रेम्यूनरेशन रैटिफाई होगा बाय द शेयर होल्डर्स. सो रिकमेंडेशन करेगा बुजुर्ग, अप्रूव करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रैटिफिकेशन करेगा शेयर होल्डर्स. बट मैम 177 के तहत इफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर 177 के तहत ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है तो 2 स्टेप. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल करेगा, शेयर होल्डर्स रैटिफाई करेंगे. क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड द रेम्यूनरेशन टू बी पेड बाय रेम्यूनरेशन टू बी पेड फॉर कॉस्ट ऑडिटर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, इंटरमीडिएट के लिए एक बार पूछा गया क्वेश्चन, द लेटर ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिटर. जो पर्सन को एज अ कॉस्ट ऑडिटर हम लोग अपॉइंट करें, जैसे कि आपको अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो इन दैट केस आई हैव टू टेक अ रिटर्न कंसेंट फ्रॉम यू अबाउट दैट यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, you have satisfied all the criteria as given under 141. The appointment, the proposed appointment is well within the limit as specified. Last, the list of proceedings against the cost auditor. Got it? Everyone perfect एकदम? इसके बाद आता है रिमूवल. सो रिमूवल कैन बी डन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर. यस, इन केस इफ यू वर अपॉइंटेड एंड नाउ यू आर रिमूव्ड, तो एज अ बोर्ड हमको क्या करना पड़ेगा, आपकी जगह पे जो पर्सन को अपॉइंट कर रहा है ना, उस पर्सन के अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन देना पड़ेगा विद इन 30 डेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म CRA2. इंटीमेशन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट. मैम अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई तो सेम पॉइंट. इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, कैजुअल वैकेंसी होने के साथ साथ अगेन बोर्ड पे जिम्मेदारी आती है कि सर आप वो जो कैजुअल ऑडिटर है उनकी जगह पे नया पर्सन अपॉइंट करिए. So in case of casual vacancy due to death, resignation, removal, the board shall fill such vacancy within 30 days and inform the central government regarding the appointment of cost auditor in form CRA as depicted above.
ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए, कॉस्ट ऑडिट के लिए आपको ऑल्सो रेफर करना है कारो 2020 जो आगे हम लोग रिवाइज करेंगे। क्लॉज नंबर 6 में इसका रिपोर्टिंग होता है। अभी क्या होता है वो मैं वहां जा करके समझाऊंगा। अब आगे आते हैं CRA 1, 2, 3, 4 गाइज ए जेन्युइन एडवाइस, इनके ऊपर ना MCQ आने के फुल ऑन चांसेस है। मैं हर बार ये अटेम्प्ट में कहती हूँ कि दिस इज इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो अगर ये पहले आ चुका है कि नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव द टोटल शीट ऑफ MCQs, बट दिस कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि कौन सा फॉर्म कौन से काम के लिए यूज किया जाता है। सो CRA 1 is for maintenance of cost records, CRA 2 is for appointment of cost auditor, CRA 3 is for cost audit report, CRA 4 is for filing of cost audit report with CG. Next is declaration of the payment of dividend. Very beautiful small concept. Let's begin. What is dividend? Dividend का मतलब होता है it is a share which is distributed to shareholders. ठीक है, share of profit which is distributed to shareholders. Dividend also includes interim dividend. So in case the company is having profit तो वाह वाह, और क्या बात है, प्रॉफिट है तो आप बांट सकते हैं। बट अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या हम रिजर्व्स में से ही दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, बट देयर हैज सम कंडीशन। कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। सेक्शन नंबर 1 to 3 कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। बोथ A and B, ओनली इफ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और रिजर्व्स अगर हम लोगों को यूज करना है, ओनली इफ दिस कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे आगे। और द मनी विच आर रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने आकर के आपको कहा कि सर आप जाकर के इस पैसों से डिविडेंड डिक्लेयर कर लीजिए। अगर आपको जाकर के इस पैसों से डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो मुझे वो पैसा वहां यूटिलाइज करना होगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही मैंने एक अमाउंट डिविडेंड के नाम पे डिक्लेयर किया, क्या मुझे इक्विवेलेंट अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करना होता है, मतलब वो बुक एंट्री पास करनी होती है क्या? आंसर इज नो। पहले ये मैंडेटरी था, अब ये मैंडेटरी नहीं है। वहां पे वो लोग लिखते हैं द कंपनी में डिक्लेयर द डिविडेंड एंड द सेम अमाउंट इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स। वो चाहे तो ठीक है, ना चाहे तो इट इज नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट, when you are declaring dividend out of accumulated profit, rule 3 comes in. क्या कहता है rule 3? Point number 1, the rate of dividend shall not exceed previous 3 years का average. अगर पिछले 3 साल से मैं 10% डिक्लेयर कर रही हूँ, इस साल एक तो मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, तो क्या मैं 12% डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ? नो, द रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 years. ठीक है। बट हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस रूल विल नॉट अप्लाई if the company has not declared any dividend in each of the preceding 3 years. अगर पिछले 3 साल में एक भी साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, यही पहला साल है, तो क्या ये 3 साल का एवरेज निकल पाएगा? नहीं, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं। नेक्स्ट, द टोटल अमाउंट विच इज withdrawn from the accumulated reserves amount shall not exceed 1/10 of the total paid up share capital and the free reserves as appearing in the latest audited financial statements. So ये अमाउंट का लिमिट है, ये रेट का लिमिट है। नेक्स्ट, whenever you are withdrawing the amount, सबसे पहले आप आपका करंट ईयर का लॉस वगैरह सेट ऑफ करेंगे। इट शुड बी यूज्ड फॉर द सेट ऑफ द करंट ईयर्स लॉस। इतना ध्यान दीजिए, अगर प्रीवियस ईयर का रिजर्व्स लेकर के डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन आप पूरा रिजर्व्स खाली कर दो यार। आप रिजर्व के बाद इतना ध्यान रखेंगे, द वैल्यू रिमेनिंग इन दैट रिजर्व शैल नॉट फॉल बिलो 15%। आफ्टर विड्रॉवल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। That, so these are the 4 conditions which are required to be satisfied. Such dividend shall be declared from the free reserves only. Absolutely, company can declare dividend only after providing for the losses and the depreciation. The dividend so declared, बच्चों, shall be transferred to a separate account within 5 days. The directors of the company may declare interim dividend during any financial year or at the time of the period closure till the holding of general meeting. तो जनरल मीटिंग के पहले भी हम कोई इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, पीएनएल के जितना भी सरप्लस है उसमें से दे सकते हैं। ठीक है, सो आउट ऑफ द प्रॉफिट और आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग टू द डेट। जैसे कि हमारा एक 31 मार्च खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वार्टर में मैं इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हूँ, तो नेक्स्ट क्वार्टर में कौन सा प्रॉफिट यूज कर सकती हूँ? जो नेक्स्ट क्वार्टर का है। जैसे कि
2021 31 मार्च ईयर एंड हो गया। अब 21-22 का फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, यहाँ पे मुझे इंटरिम डिविडेंड देना है, तो क्या मैं इंटरिम डिविडेंड ये फर्स्ट क्वार्टर के प्रॉफिट का यूज करके दे सकती हूँ? हाँ, provided that in case the company has incurred losses in the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the declaration of the dividend, such interim dividend cannot be declared at a higher rate as per the averages. मतलब मैम अगर यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड मुझे देना है बट इस क्वार्टर में तो लॉस हुआ है, तो अगेन आई विल से कि जो रेट ऑफ डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड में डिक्लेयर कर रही हूँ कैन नॉट एक्सीड द इमीडिएट एवरेज ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 3 years. ठीक है, सो दैट वाज आल्सो अ लिमिट ऑन इंटरिम डिविडेंड. नेक्स्ट, it is not applicable, this is not applicable to the wholly owned government company, the government in which the share capital is held by central government, state government or jointly by both. Dividend can be paid in cash, warrant, checks, कुछ भी चलेगा. पैसों से मतलब है, आती हुई लक्ष्मी को कौन ना बोलने वाला है ना? If the company fails to comply with the provision of section 73 and 74, deposit के provision अगर comply नहीं की है, so we will not allow the declaration of dividend. Next is section number 124. 124 states that dividend declared and not paid, basically not claimed I can say, shall be transferred within 30 days. ये हम लोगों को ट्रांसफर करना होता है to a separate bank account within 7 days from the end of 30 days. मतलब क्या, इसका टाइमलाइन मैं बता देती हूँ बच्चों. हम लोगों को कहा जाता है कि 5 दिन के अंदर अंदर उसको पहले सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, 30 दिन के अंदर अंदर पे ऑफ कर दो. अगर 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे पे ऑफ नहीं हुआ तो 7 दिन देंगे टू ट्रांसफर दिस टू अ सेपरेट अकाउंट जिसका नाम है अनपेड डिविडेंड. गॉट इट? पक्का श्योर? तो उन्होंने वही कहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर पे ऑफ नहीं हुआ है, क्लेम नहीं किया है किसी ने, तो शैल बी ट्रांसफर टू अ सेपरेट अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ 30 days. इसके बाद द कंपनी शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट विद इन 90 days, और ये स्टेटमेंट हमारे वेबसाइट पे पुट कर देंगे कि भाई साहब मिस्टर ABCD, ये लेटेस्ट आपका नाम, लेटेस्ट एड्रेस आप हमारा आपका हमारे पास था, इस पे हम लोगों ने खूब कोशिश की ट्रांसफर और रीच करने की बट हुआ नहीं. सो अगर आप इसमें से कोई हो तो आकर के आपका पैसा लेकर के जाओ. अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ये पैसा पड़ा रहेगा 7 साल तक. ठीक है, सो इन केस द डिफॉल्ट इज मेड फॉर ट्रांसफर, यहाँ पे पेनल्टी लगने वाली है एट द रेट ऑफ 12%. अनपेड डिविडेंड में पैसा रहेगा फॉर 7 साल. नो ट्रांसफर टू IPF अकाउंट इफ देयर इज अ स्पेसिफिक, हाँ ये बात समझो. 7 साल के बाद मैम ये पैसा कहाँ जाएगा? 1 to 5 कहता है 7 साल के बाद ये पैसा चला जाएगा IEPF अकाउंट. बट ये ट्रांसफर नहीं करना है इफ कोई लॉ, कोई ऑर्डर के तहत पैसा रोका गया है, शेयर्स प्लेज हाइपोथिकेटेड है, या फिर 7 साल के बीच में आप आने के बाद आप आपका पैसा क्लेम करके चले गए. अगर आप आपका पैसा लेकर के गए हो तो IPF अकाउंट में हम डालेंगे क्या? कुछ भी नहीं, हमारे पास रहे ही नहीं, वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. सो नो ट्रांसफर टू IPF इफ देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, द शेयर्स आर प्लेज्ड हाइपोथिकेटेड, और इफ द अमाउंट इज ऑलरेडी क्लेम्ड. इफ देयर इज राइट टू क्लेम द अमाउंट, हाँ IPF अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद अगर ओनर को पता चल गया अरे मैम वो तो मेरा पैसा है, कोई बात नहीं, वहां से भी आपको अधिकार है पैसा क्लेम करने. इन केस यू फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 124, तो पेनल्टी लगनी है. इस पेनल्टी में अमेंडमेंट है गाइस, लास्ट टाइम ही आ गया था ये अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कंपनी को पैसा मिलने मतलब पेनल्टी लगने वाली है ₹1 लाख प्लस ₹500 पर डे विच कैन गो अप टू मैक्सिमम 10 lakhs. ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनल्टी लगने वाली है 25,000 प्लस ₹100 पर डे विच कैन गो अप टू मैक्सिमम ₹2 lakhs. मैम यहाँ पे पहले इम्प्रिजनमेंट था, हाँ हुआ करता था एक जमाने में, अब चेंज हो गया. आगे इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, ये वाला इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF अकाउंट, PF अकाउंट. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज भी करती है, जैसे कि इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, सेमिनार्स होल्ड करने के लिए, वेलफेयर फंड है ये. सो क्या क्या पैसा आएगा? द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू IPF अकाउंट, grants, donation, unpaid dividend, general revenue, income from investments, income from disgorgement that is seizure, application money अगर नहीं रिसीव मतलब एप्लीकेशन मनी वापस नहीं दिया शेयर होल्डर्स को, तो ये सारा यहाँ पे चला जाएगा. इंटरेस्ट अक्रूड, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स, रिडम्पशन अमाउंट एक्सेट्रा. ये फंड कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है? रिफंड देने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसजॉर्ज्ड अमाउंट,
कोई भी प्रकार का लीगल एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए एनसीएलटी जितना सैंक्शन करे उतना पैसा उस केस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट, टू क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द फंड, ये एप्लीकेशन देना होता है टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। एंड अथॉरिटी कौन है टू एडमिनिस्टर? 1 चेयरमैन प्लस 7 मेंबर्स एंड 1 CEO। Relevant records and the documents are required to be submitted to CG in consultation with CAG। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो कह रहा था कि यहाँ पे IPF अकाउंट जनरेट मतलब बनाइए। The authority shall be competent enough to spend the fund। ये जो 1 chairman, 7 members, 1 CEO, ये जितने भी लोग हैं shall be capable enough to utilize the funds for the important purpose। The audit of such fund, because ये government fund है, shall be done by Comptroller and Auditor General of India and this report shall be forwarded to central government। Next, section number 126। 126 कहता है say for example कोई डिविडेंड है, राइट शेयर्स है, बोनस है, इसको हम अबेयंस में रखें। कब? अगर ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में हमको भेद नहीं पता चल रहा है। मतलब समझें, फॉर ट्रांसफरिंग द शेयर्स पेंडिंग फॉर पेइंग द डिविडेंड पेंडिंग ट्रांसफर, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने शेयर्स ट्रांसफर किए बट प्रोसेस कुछ ऐसा है, ये ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ और शेयर का ट्रांसफर बीच में अटक गया है। ये है ट्रांसफरर, ये है ट्रांसफरी एंड ट्रांसफर अटक गया। अगर यहाँ पे कंपनी को ये नहीं पता चल रहा है ये शेयर बिलोंग्स टू हूम, ये शेयर बिलोंग्स टू हूम, तो कंपनी विल कीप दिस मनी अंडर अबेयंस, पैसा होल्ड कर लेगी। shall be transferred to unpaid dividend account unless the registered shareholder, हाँ यहाँ पे अबेयंस में रखने के बाद ये पैसा दे देंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट उड़ा। बट हाँ, सामने से ट्रांसफरर आकर के बोलते हैं नहीं ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैंने ये शेयर्स मिस टीना के नाम पे ट्रांसफर कर लिए। तो भाई अगर आप चीख करके कह रहे हो कि टीना को ट्रांसफर कर दो रे, टीना को ट्रांसफर कर दो रे, तो बात अलग। So in case the registered shareholder transferor has authorized the company in writing to pay such dividend to transferee, तो ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, else it will be kept under abeyance and unpaid dividend account में ट्रांसफर करेगा। मैम what about the bonus shares and the right shares for the shares pending transfer? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे shall be kept in abeyance। मैम अगर वो राइटिंग वगैरह ऐसा कुछ पॉइंट, ऐसा कुछ भी नहीं, जो भी राइट शेयर्स है, बोनस शेयर्स है, पेंडिंग ट्रांसफर, सच ऑफर शैल बी केप्ट इन अबेयंस, होल्ड करेंगे उसको। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड विद इन 30 डेज। 127 कहता है कि अगर वो जो 123 ने कहा था ना 30 दिन के अंदर अंदर पैसा पे ऑफ हो जाना चाहिए, अगर आपने नहीं किया तो कंपनी को पेनल्टी पड़ेगी इंटरेस्ट के नाम पे एट द रेट ऑफ 18%। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को इम्प्रिजनमेंट आएगा अप टू 2 years। मिनिमम फाइन पड़ेगी अप टू ₹1000 पर डे till the default continues। थोड़ा सा आगे, ये आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा गाइस, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटिजेंसी एंड एज पर इंड AS 10 events occurring after the balance sheet date, if the dividend are declared after the balance sheet date but before the financial statements are approved, the dividend are not recognized as liability because there is no obligation to pay off such liability as on 31st of March। 31st ऑफ मार्च के बाद ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो ये 31st मार्च के बैलेंस शीट में लायबिलिटी के नाम पे नहीं है, ये सिर्फ कंटिजेंसी के नाम पे नोट्स पे रहेगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, नो ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी कमिटेड इफ डिविडेंड आपने पे नहीं किया बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ कारणवश लीगल कारण था उसकी वजह से आपने डिविडेंड पे नहीं किया। शेयर होल्डर्स गेव द डिस्क्रिप्शन एंड ये डायरेक्शंस एक्चुअली हम फॉलो नहीं कर पाए एंड इस चीज़ के बारे में इत्तला किया था हमने, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सर मेरा ये NRO NRE अकाउंट है, इसमें आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। आपने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैम ये नहीं हो पाएगा, अब फिर मैंने आपको कोई रिवर्ट बैक नहीं दिया है एंड इस कारणवश मैंने जो आपको डिसीजन दिया था, डायरेक्शंस दिए थे, ये फॉलो नहीं हो पाए, इस कारणवश कंपनी ने पैसा पे नहीं किया, तो क्या पेनल्टी लगेगा? नहीं। जो भी अमाउंट का डिविडेंड है दैट इज अंडर डिस्प्यूट कि किसको मिलना चाहिए पैसा, द ड्यू वाज लॉफुली एडजस्टेड। मतलब क्या, मुझे आपको देने थे 50 लाख रुपए, आप डिविडेंड के नाम पे मुझे देने वाले थे 10 लाख रुपए, तो आपने मुझे क्या बोला, मैम आपका तो 50 लाख रुपए ड्यू है ना, हम एक काम करते हैं 10 लाख का डिविडेंड हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ना, सिर्फ 40 लाख आपको देने का बाकी। कैन कंपनी ड्यूली एडजस्ट दिस ड्यूज? यस, अगर लीगली लॉफुली हुआ तो एडजस्ट कर सकते हैं।
देयर इज नो डिफॉल्ट इन द पार्ट ऑफ द कंपनी, कोई भी कारणवश जहां पे कंपनी का कोई गुनाह नहीं है तो यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है एवरीवन, क्लियर? सो एक क्विक टाइमलाइन है गाइस, यहाँ पे डिक्लेयर करता है डिविडेंड, 5 दिन के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो। इस दिन से, डिक्लेरेशन के दिन से 30 दिन के अंदर अंदर पे आउट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो 127 के तहत पेनल्टी है। 7 दिन के अंदर अंदर पे आउट नहीं हुआ तो 7 दिन के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है ट्रांसफर, ये 7 दिन में हो जाना चाहिए। नहीं हुआ है तो 12% के हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होगा। 7 साल तक ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा, उसके बाद ये आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आईपीएफ अकाउंट में अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया तो पेनल्टी लगने वाली है एज पर सेक्शन 124। एंड यहाँ पे 2 चीज मैंने बताई थी, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये अमेंड हो चुका है, दिस इज अमेंडमेंट। डन, क्लियर एवरीवन? सो दैट इज वेयर वी कंप्लीट द पॉइंट ऑफ डिविडेंड। चलिए, so now we can start with important sections which are with regards to books of accounts and financial statements. So books of accounts का section number 128, this states that the company shall prepare books of accounts, books and papers and the financial statements. These are required to be kept at the registered office. ये रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको लिखना है और एनी अदर प्लेस इन इंडिया। अगर आप एनी अदर प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस ये रख रहे हो तो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है विद इन 7 days एंड रिटर्न एप्लीकेशन देना है कि कहाँ पे फुल एड्रेस है वेयर दिस बुक्स कैन बी इंस्पेक्टेड, ओपन फॉर इंस्पेक्शन। दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व फॉर 8 years। सीजी आपको एडिशनल टाइम भी बता सकता है कि भाई 8 से ज्यादा साल के लिए प्रिजर्व करके रखिए। अगर आपने इसको कंप्लाई नहीं किया तो पेनल्टी के नाम पे पड़ सकती है इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, फाइन 50,000 to 5 लाख और बोथ। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन मेंटेन किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो एक्सेसिबल हो, ओरिजिनल फॉर्म हो, लेजिबल फॉर्मेट हो, इजीली रिट्राइवेबल हो। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 129 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेफिनेशन के अनुसार हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, P&L, cash flow, notes to account, statements of changes in equity if any. It includes balance sheet, P&L, cash flows, notes to accounts and statements of changes in equity if any. The financial statements, very important MCQ. The financial statement with regards to OPC, small company, dormant company, may not include cash flow. तो इन लोगों ने अगर cash flow नहीं बनाया है फिर भी चलेगा। ट्रू एंड फेयर व्यू में हम लोगों को कहा जाता है सेक्शन नंबर 129 के तहत जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं ना, दे शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। इट शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133। इट शुड बी प्रेजेंटेड एज पर शेड्यूल 3। तो ये सारा चीज आपको कंप्लाई करना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर सम कंपनीज विच आर गवर्न्ड अंडर सम स्पेशल स्टैट्यूट्स, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी हो गया। अगर ये कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट के अंदर है तो शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करना है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एमसीक्यू, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में एमसीक्यू आने के चांसेस है गाइस, वेयर द कंपनी हैज 1 or more सब्सिडरी एसोसिएट, जहां पे आपके कंपोनेंट्स है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं एंड ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीएम में प्रस्तुत करने हैं आपको। कंपनी शैल ऑल्सो अटैच सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग द सेलिएंट फीचर्स, सेलिएंट का मतलब होता है सम इंपॉर्टेंट फीचर्स of the financial statements of the subsidiary associate company in form number AOC1. Very important MCQ point of view. AOC1. Central government may provide for the consolidated financial statement in the manner as they may prescribe. हम लोगों को ऑडिट भी पढ़ना है consolidated financial statement का, but that is a next chapter, तो उसका रिविजन बाद में करेंगे। नेक्स्ट, मैनर ऑफ कंसोलिडेशन, किस हिसाब से भाई कंसोलिडेशन करें? अगेन शेड्यूल 3 के हिसाब से कंसोलिडेशन करना पड़ेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती थी वहां पे हम लोग यूज करते थे AS 21 एंड अभी हम लोग यूज करते हैं इंड AS 110। तो हम लोगों को वही कंप्लाई करना होगा व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन, अडॉप्शन and audit of the financial statements of the holding company shall mutatis mutandis, इसका मतलब होता है as it is, mutatis mutandis applicable to consolidated financial statement। in case of deviation, जहां पे भी deviation है हमको reasons बताना पड़ेगा कि क्यों भाई ये deviation है और उसका impact क्या है। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेनिंग सेक्शन नंबर 129। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, MD WTD कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO एंड एनी पर्सन जो भी प्रेजेंट है अगर है
तो मेंशन्ड ऑफिसर को इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक। अगर नहीं है ऐसा कोई CFO जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो सबको पेनल्टी लगेगी। देन ऑल डायरेक्टर्स विल हैव टू अंडरगो दिस पेनल्टी। सेक्शन नंबर 130 क्या बात करता है? रीओपनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली अगर कोर्ट चाहे या NCLT चाहे कि यार आपने तो कुछ गड़बड़ की है एंड इन्होंने ऑर्डर पास किया है कि सर वी वांट यू टू रीओपन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड यहाँ पे ये मिस स्टेटमेंट्स है, उसको चेंज किया जाए, तो व्हाट दिस सेक्शन सीक्स? दिस सेक्शन सीक्स टू प्रोवाइड ओपनिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकास्टिंग इट्स स्टेटमेंट। नो ऑर्डर शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, हाँ अगर आपने ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए 8 साल, अब 15वें साल में NCLT आकर के बताए सर 15 साल पहले की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करिए, हम क्या बोलेंगे? सर वो तो हमने रिटेन ही नहीं की, 8 साल तक रिटेन करना था। सेम पॉइंट, नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर द रिस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग कैन बी डन फॉर द पीरियड अर्लियर देन 8 years। बट हाँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला होता कि भाई साहब आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स 15 साल तक संभाल करके रखिए, तो क्या यहाँ पे रीओपनिंग बियॉन्ड 8 years किया जा सकता है? यस, एक्सेप्शन CJ ने कहा। मैम कौन एप्लीकेशन दे सकता है? दिस एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अथॉरिटीज जो है, या फिर एनी अदर पर्सन। NCLT को बोल सकते हैं कि NCLT ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीओपन करो। अगर इनको लग रहा है कि हाँ फ्रॉडुलेंटली या फिर अफेयर्स ऑफ द बिजनेस वर नॉट मैनेज इन अ प्रॉपर मैनर, तो नोटिस विल बी गिवन एंड देन रीओपन करवाया जाएगा टू रिकास्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आता है ये तो करवाया जा रहा है, अब 131 में हम खुद कर रहे हैं, दैट इज वॉलंटरी रीओपनिंग, रिविजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर डायरेक्टर को खुद को ऐसा लग रहा है कि दे हैव नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन नंबर 129 या बोर्ड्स रिपोर्ट आर नॉट एज पर 134, तब जाकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीओपन करवा सकते हैं, रिकास्ट कर सकते हैं। बट मैम कब तक रिकास्ट कर सकते हैं? अर्लियर 3 years के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से। बट हाँ ये रीओपनिंग वॉलंटरी रिविजन विल ओनली बी डन आफ्टर टेकिंग द प्रायर परमिशन फ्रॉम NCLT। जो भी ऑर्डर पास किया है NCLT ने, ये ROC के पास हम लोग फाइल करेंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 132। सेक्शन 132 टॉक्स अबाउट नेफ्रा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। एज पर नेफ्रा रूल्स के हिसाब से क्या होता है? दिस इज एन अथॉरिटी विच विल टेक केयर अबाउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस ऑफ बड़ा बड़ा कंपनीज। नाउ विच कंपनीज फॉल्स अंडर नेफ्रा रडार? हम लोग कहेंगे एज पर नेफ्रा रूल्स द कंपनी इज बॉडी कॉर्पोरेट कवर्ड अंडर लिस्टेड कंपनी। भाई तो नाम से बड़ी कंपनी, एनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल्स टू 500 CR, जिनका टर्नओवर इज मोर देन इक्वल्स टू 1000 CR, जिनका लोन्स आउटस्टैंडिंग बोरोइंग डिबेंचर्स इज मोर देन इक्वल्स टू 500 CR एज ऑन द 31st March ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर ऐसा है, कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर सम स्पेशल स्टैट्यूट जैसे कि हो गया बैंक, इंश्योरेंस वगैरह, एनी अदर रेफरेंसेस विच आर मेड बाय CG या फिर इनकी मटेरियल सब्सिडी। सो एनी बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड, OS का मतलब है हमारी किताब में आउटसाइड इंडिया, विच इज एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ दिस अबाउ मेंशन कंपनी एंड इनका टर्नओवर या नेटवर्थ इज मोर देन 20% ऑफ द टोटल कंसोलिडेटेड नेटवर्थ। मतलब ये दोनों ऐसी एसोसिएट या सब्सिडरी है जो हमारे लिए खूब मटेरियल है, खूब मटेरियल है। तो ये सब को, ये सारी बॉडी कॉर्पोरेट आ जाएगी इन द रडार ऑफ नेफ्रा, ठीक है। बट हाँ जैसे ही हम नेफ्रा के रडार में आते हो 30 दिन के अंदर अंदर विद द कमेंसमेंट ऑफ नेफ्रा रूल्स फॉर्म नेफ्रा 1 आपको फाइल करना होगा। अगर आप कंटिन्यूअस 3 साल के पीरियड तक ये सारी कंडीशन से बाहर हो गए, मतलब आपका पेड अप शेयर कैपिटल भी गिर गया, बोरोविंग्स भी गिर गया, टर्नओवर भी गिर गया, कंटिन्यूअस 3 साल तक आप छोटी कंपनी बन करके रहे, तो अब आप नेफ्रा की रडार से सीज हो जाओगे, फिर नेफ्रा आपके ऊपर परव्यू नहीं रखेगा। अब इसके बाद क्या फंक्शंस है नेफ्रा के? नेफ्रा कैन मेक रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फॉर्मेशन एंड लेइंग ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसी, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्स द कंप्लायंसेस ऑफ AS एंड SEs, ओवरसीज द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज ऑफ द प्रोफेशनल। गाइज इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करो, ऐसा सेम पॉइंट क्वालिटी रिव्यू में भी आएगा। मैं वहां पे आपको सिखाऊंगी कि जब भी क्वालिटी रिव्यू करवाया जाएगा तो क्वालिटी रिव्यू के प्रोसेस में भी हम लोग नेफ्रा को रेफर करेंगे। तो यहाँ पे एक जस्ट हिंट डाल करके रखूं, क्वालिटी रिव्यू।
वहां पे भी सेम बातें आने वाली है, बट यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ नेफ्रा एंगल से, वहां पे मैं पढ़ाऊंगी क्वालिटी रिव्यू एंगल से, ठीक है, ओके। या फिर एनी अदर फंक्शंस विच नेफ्रा को सही लगे, ये है फंक्शंस ऑफ नेफ्रा। ओवरसी करना, मेजरली इनका काम होता है स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करवाना और मॉनिटर करना कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन, रेकमेंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो आज नेफ्रा ने रेकमेंड कर दिया तो आपको क्या लगता है वो प्रचलित हो जाएगा? नहीं। फॉर द पर्पस ऑफ रेकमेंडिंग एसएस एंड एएस, अप्रूवल फ्रॉम सीजी इज रिक्वायर्ड। द नेफ्रा शैल रिसीव द रिकमेंडेशन फ्रॉम आईसीआई। भाई हमारे इंस्टीट्यूट को कैसे भूल सकते हैं? मे सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आईसीआई ऑन द रिकमेंडेशन विच आर मेड। ठीक है, जो अमेंडमेंट करना है, जो चेंजेस करने हैं, कोई नया स्टैंडर्ड लाना है तो आईसीआई का रिक्वायरमेंट रहेगा। नेफ्रा shall consider the recommendation and additional information in such a manner as it may deems fit before making the final recommendation to central government। तो नेफ्रा आईसीआई से इनपुट लेगा, खुद देखेगा अब क्या करना है, उसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन करके सीजी को देगा। आपको पता ही होगा सीजी फाइनल असेंट देने के बाद कोई स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट होता है। फॉर मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग द कंप्लायंस विद एसएस, द नेफ्रा में क्या कर सकता है? रिव्यू द वर्किंग पेपर्स and communication related to audit, evaluate the sufficiency and the quality control system of the auditor। क्योंकि हम ऑडिटर कोई एंटिटी का, रुको मैं आपको एक छोटा सा ड्राइंग करके बताती हूँ। ये है कंपनी, ये है नेफ्रा, ये है ऑडिटर, ठीक है। नेफ्रा को चाहिए कि ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम ही गजब में बने एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऐसा फेयर व्यू देने वाला बने। अब नेफ्रा जा करके एक एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से चेक नहीं कर सकता, बट हाँ मेरे हाथ में जो कंपनी का ऑडिट है, मेरा तो यही काम है ना, टू इवैल्यूएट, टू गिव द अश्योरेंस ऑन द रीजनेबल अश्योरेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो अब नेफ्रा क्या कर रहा है पता है? नेफ्रा इन लोगों को टैप कर रहा है कि इन लोगों का काम करने का स्ट्रक्चर कैसा है, इन लोगों का काम करने का क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, किनका? ऑडिटर्स का। इसके लिए वो लोग बोल रहे हैं इनका वर्किंग पेपर्स चेक करेंगे। अगर इन लोगों ने सही काम करना स्टार्ट कर दिया तो ये बंदा जो भी कंपनी का ऑडिट करेगा उन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही ही होंगे। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दैट? या परफॉर्म सच अदर टेस्टिंग सुपरवाइजिंग अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑफ द ऑडिटर। तो नेफ्रा ये सारा चीज करा सकता है फॉर मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग द कंप्लायंसेस। ओवरसीइंग द क्वालिटी सर्विसेज सजेस्टिंग मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो नेफ्रा ये सारा भी कर सकता है कि जहाँ पे भी उसको लगे कि अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग को सही करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन देना चाहिए, तो ये सारा रिपोर्ट हम लोग करवाते हैं। मॉनिटर द इम्प्रूवमेंट, अगर हमको लगता है कि यार ये सही नहीं बैठ रहा है तो नेफ्रा के पास ये सारा अधिकार होता है कि यार ये ऑडिटर ने तो बिल्कुल ढंग का काम नहीं किया, तो नेफ्रा क्या कर सकता है? इनका केस क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को रेफर कर सकता है कि जरा देखो तो बिल्कुल क्वालिटी से काम नहीं कर रहा है, तो लुक एट दिस। मैंने ऊपर अभी हिंट दिलवाया ना, क्वालिटी रिव्यू, ये वो वाला पॉइंट है। नेफ्रा may take the assistance of experts as well. Next, in case of non-compliances, punishment for non-compliances, imposing penalty for individual nothing less than minimum of rupees 1 lakh, which can extend up to 5 times amount of fees received. Minimum of rupees 5 lakh, but which can extend up to 10 times of the fees received in case of firm. हाँ, डिबारिंग द मेंबर्स ऑफ द फर्म फ्रॉम, उस मेंबर्स ऑफ द फर्म उनको मना कर देंगे कि भाई तू क्वालिटी से काम नहीं कर रहा है, बाय बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, उनको ना बोल देंगे। परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन, उनको ये भी मना कर देंगे ना आप अश्योरेंस करोगे ना आप वैल्यूएशन सर्विसेज दोगे। ठीक है मैम, कितने पीरियड के लिए? मिनिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months विच कैन गो अप टू मैक्सिमम 10 years एज मे बी डिटरमाइंड बाय नेफ्रा। ये है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेनिंग। अच्छे से अगर आपने स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं किया तो नेफ्रा कितना गुस्से में आकर के पेनल्टी लगा सकता है। अब आता है नेफ्रा के बाद 134 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड्स रिपोर्ट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड एंड इट शैल बी साइंड on behalf of the board by, point number 1, chairman if authorized by board, or 2 directors of which one must be MD and CEO, CFO, CS। तो इन दोनों की जुगलबंदी ये भी है या फिर चेयरमैन। तो यहाँ पे जो भी साइन किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी पब्लिश्ड along with the notes, ऑडिटर्स रिपोर्ट,
सब एनेक्सर्स एंड बोर्ड्स रिपोर्ट। तो ये सारा हो जाता है हमारा एनुअल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 134। 134 सबसेक्शन 3, 134 ही चल रहा है। अब आगे आते हैं कंटेंट ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? सो हम लोग वेबसाइट, एनुअल रिटर्न्स हैज बीन प्लेस, जहाँ पे एनुअल रिटर्न्स है, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितना हुआ, डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन लिखेंगे। कोई फ्रॉड अगर हमको मिल रहा है, पता है मैंने आपको 143(12) में बताया था कि बोर्ड रिपोर्ट में आपको लिखना होगा NAP R। तो ये आ गया, देखो विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल करके रखा है कि आप आपके बोर्ड रिपोर्ट में लिख करके रखो। डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, एक्सप्लेनेशन, कमेंट्स, कमेंट ऑफ बोर्ड कि क्यों ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, लोन, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स, अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, कंपनी का अफेयर कैसा चल रहा है, मटेरियल चेंजेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है गाइस। रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया विच वी विल बी स्टडिंग अंडर ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट कमिटी बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, विच इज देयर पॉसिबली एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनी। और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं गाइस इस टाइम के अटेम्प्ट में, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में। सो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल फंडा जो लिस्टेड कंपनी करवाती है इन देयर परव्यू। listed entity, public company, evaluations of their performance, individual director का performance, ये सारा चीज करना है। This is not applicable for government company and in case the directors are evaluated by the ministry or the departments of central government में, तो यहाँ पे हम लोगों को evaluation करने की जरूरत नहीं, आपका own methodology से आप evaluations कर सकते हो। Other any other matters which are required to be prescribed, ये सारा क्या पढ़ा हम लोगों ने? The content of boards report। अब आते हैं आगे सेक्शन नंबर 134 डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? वो था बोर्ड रिपोर्ट, ये है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एज पर एप्लीकेबल एसेस, प्रिपरेशन एज पर एप्लीकेबल एसेस, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज करना हमारा काम है, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग कंट्रोल्स ये हमारा काम है, कंपनी का गोइंग कंसर्न इवैल्यूएट करना हमारा काम है, प्रिवेंशन डिटेक्शन करना ऑफ फ्रॉड ये हमारा काम है, lay down internal financial control and to test operating effectiveness of these control ये मैनेजमेंट मतलब बोर्ड का काम है, and to ensure जो भी सिस्टम हम लोगों ने डिवाइस किया है that is appropriately operating, why in order to fetch the expected results. So directors shall devise a proper system to ensure the compliances with provision of all the applicable laws and regulation. And हाँ, खाली डिवाइस करना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, डिवाइस करने के बाद इम्प्लीमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा सब कुछ हम लिखेंगे कहाँ पे? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 135, बहुत ही अच्छा सेक्शन। सेक्शन नंबर 135 टॉक्स अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी और अ फॉरेन कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 242 हैविंग इट्स ब्रांच इन इंडिया, या फिर जहाँ पे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट इन इंडिया, उनको देना ही पड़ेगा, दान धर्मादि में फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी कंपल्सरी। मैम किन को? मैं तो कमा भी नहीं रहा हूँ इतना ज्यादा। सुनिए, अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या इससे ज्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या इससे ज्यादा है, अगर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे ज्यादा है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो बॉस आपको CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। मैम क्या करेंगे अगर हम लोग इतने बड़े हो गए तो आपको एवरी ईयर 2% ऑफ योर प्रॉफिट, 2% ऑफ योर प्रॉफिट कहाँ गई? ये एटलीस्ट 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपको कंट्रीब्यूट करना होगा टुवर्ड्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम 2% ऑफ द प्रॉफिट इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 3 ईयर्स का एवरेज, ठीक है। बट मैम अगर ये 3 कंडीशन 3 साल तक सीज हो गई, मतलब हम लोग एक जमाने में बहुत ही बड़ी कंपनी थे, मैंने CSR करना स्टार्ट किया, बट बाद में पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आ गई। पैंडेमिक भी तो अभी BCom कर रहा है, 3 साल उसको भी हो रहा है। सो पैंडेमिक वाली जो सिचुएशन आ गई 2019, 20, 21, 22, ये 3 साल अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या 4th ईयर में हमको CSR करना है? नहीं। अगर ये 3 साल कंडीशन सीज हो गई तो फिर आपको CSR नहीं करना है, shall not require to constitute और contribute करने की भी जरूरत नहीं रहेगी।
मैम कौन सी एक्टिविटीज के लिए हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना है? इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, कंपनी को एक सेपरेट फंड में ये पैसा ट्रांसफर करना है विच आर स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7। आप लोकल एरियाज के लिए CSR एक्टिविटीज साइड में रख सकते हो। मैम व्हाट इफ द अमाउंट इज अनस्पेंड? हम लोगों ने बोला कि ये जो इतना सारा प्रॉफिट हमको हुआ है इसमें से इतना प्रॉफिट हम लोग साइड में रख रहे हैं, अभी अनस्पेंड अमाउंट है, तो अब मैं मेरे घर के काम के लिए यूज कर लूँ ये पैसा? नहीं, ये अनस्पेंड अमाउंट पहले कंपनी ने ऐसा बहुत किया, तो ये एडिशनली चेंज करके लोग कहते हैं द अनस्पेंड अमाउंट ऑफ द ईयर, जो आपको धर्मादय में डोनेशन में CSR के तहत यूज करने चाहिए थे, अगर आपने यूज नहीं किए फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ईयर एंड आपको अनस्पेंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट ऐसा एक खाता खुलवाना है, ये सारा का सारा पैसा वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एंड सच अमाउंट शैल बी केप्ट in the company for its obligation towards CSR within the period of 3 financial years from the date of such transfer। मतलब ट्रांसफर करने के बाद 3 साल तक ये पैसा यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। Failing which the company shall transfer the same funds to the separate account within 30 days। Everyone understanding this? पक्का? Sure? Unspent अमाउंट जो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए उसको साइड में रख सकते हैं, साइड में रखने के बाद भी अगर ये यूज नहीं हुआ तो ये अनस्पेंड अमाउंट में चला जाए, सेपरेट अकाउंट। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 136। सेक्शन नंबर 136 क्या कहता है गाइस? दिस इज राइट्स ऑफ द मेंबर्स टू गेट द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सेम पॉइंट हमारे कंपनी ऑडिट में भी हो चुका है। हर मेंबर ऑफ द कंपनी हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके पास कॉपी होनी चाहिए। Who all are entitled to receive the audited financial statements? Consolidated financial statements, auditors report and other documents, ये सारा का सारा अपने जनरल मीटिंग में आपको ले करना है। It shall be sent to whom? पहला, members, trustees, debenture trustee जिसे हम कहते हैं। Any person who is other than the members or trustee, जिनको मिलना चाहिए था, any other person, उनको 21 डेज के पहले पहले, AGM के 21 दिन के पहले पहले ये सारा सब कुछ मिल जाना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली आपने देखा होगा 21 क्लियर डेज के पहले नोटिस जाता है मेंबर्स को, तो ये सारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट के नाम पे 21 क्लियर डेज के पहले ही इन लोगों को मिल जाता है अलॉन्ग विद एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, बट मैम अगर कोई शॉर्ट नोटिस में मीटिंग हो रही है तो फिर उस पीरियड में In case of listed company, the above provision shall be deemed to be complied if the documents are made available for inspection at registered office during working hours 21 prior days। मैम शॉर्ट नोटिस हो रहा है तो 14 days। So for the section of companies, 21 days shall be constituted by 14 days। Basically, this is a change. Statement of salient features in the form AOC 3 or the copies of the documents as the company may deem fit shall be given to the members, trustees at least 21 days prior to the meeting, unless the at least important चीजें of the financial statement shall be given to the shareholders, unless the members are asking for the full financial statement। unless they are asking for full, हम लोगों को salient features भी दे दिए तो इनाफ हो जाएगा। The company allows a member of the trustee of the debenture holders, मतलब debenture trustee, to inspect the audited financial statements at registered office। अगर हम आपको भेज नहीं पाए ना, हम आपको ये बोलेंगे कि आओ कभी हवेली पे रजिस्टर्ड ऑफिस में, we will keep our financial statements open during business hour for inspection। जो सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल्स है। शॉर्ट नोटिस वाला जो पॉइंट मैंने आपको कहा 21 डेज के कम में हम लोग शॉर्ट नोटिस दे सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड। ये है शॉर्ट नोटिस जहां पे कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, मिनिमम 50% इन नंबर, मिनिमम 95% इन वैल्यू अगर अप्रूव करे तो ठीक। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मिनिमम 90%, 95% इन वैल्यू ऑफ द मेंबर्स विच आर एंटाइटल्ड टू वोट, ये लोग अप्रूव करे तो ठीक। मैनर ऑफ सर्कुलेशन, मैनर ऑफ सर्कुलेशन में इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी हैविंग नेटवर्थ मोर देन 1 CR एंड द टर्नओवर मोर देन 10 CR, थ्रेशोल्ड है गाइस, याद रखना। अगर ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है तो भाई आपको करना ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेज सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर्स, जिनके पास डीमैट है उनका कंसेंट लेना है कि हाँ हमको चलेगा, हम लोग ईमेल पे ये सारा चीज पढ़ लेंगे, या फिर डिस्पैच भी कर सकते हो बाय फिजिकल मोड, एनी अदर, इन ऑल अदर केसेस। Listed companies shall also place the financial statements including CFS if any and other documents on the website। So very important point guys, electronic to members whose shareholdings are in demat form, members demat format,
मेंबर शेयर होल्डिंग इज हेल्ड अदरवाइज देन द डीमैट फॉर्मेट, बट वो लोग पॉजिटिवली कंसेंट भी देते हैं कि भले हमारा शेयर होल्डिंग डीमैट में नहीं बट हमको इलेक्ट्रॉनिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा चलेगा, इन लोगों को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चीजें देंगे। इन ऑल द अदर केसेस हमको ये फिजिकली कॉपी डिस्पैच करवाएंगे। गॉट इट एवरीवन? इजी फॉर दिस। Next is company having subsidiary company. The company having subsidiary shall place the audited accounts in respect of each of its subsidiary on its website. Provide the soft copy of the separate audited financial statements of each subsidiary. Every listed company having subsidiary or subsidiaries एक या अनेक shall place a separate audited financial statements on this website. Listed company के लिए तो mandatory. Also, that listed company which has foreign subsidiary, फिरंगी subsidiary है, where such foreign subsidiary is statutorily required to prepare CFS under any law of the company of its incorporation, the requirements of this proviso shall be met if the CFS of such foreign subsidiary is placed on the website of such listed entity. All in all, जो subsidiary companies है, इन subsidiary companies के इंडिविजुअल फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको आपके वेबसाइट पे प्लेस करने रहेंगे। वेयर द फॉरेन कंपनी का जो फाइनेंशियल है इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ ऑडिटेड नहीं करना है, एंड विच डज नॉट गेट सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड, द होल्डिंग कंपनी विच इज लिस्टेड इन इंडिया मे प्लेस द ट्रांसलेटेड कॉपी। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में ना, तो हो सकता है द लैंग्वेज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफरेंट देन इंग्लिश, तो ट्रांसलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दैट अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हम लोगों को प्लेस करनी है वेबसाइट पे। अगर ये नहीं किया तो पेनल्टी है कंपनी पे और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 137। सेक्शन नंबर 137 क्या कहता है? कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी। हम लोग कहते हैं 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग द कंपनी शैल स्टेट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी, शैल सबमिट दिस विद आरओसी। ठीक है? इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अडॉप्टेड, मतलब अगर एजीएम हुई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब तक अडॉप्ट नहीं हुए तो क्या करेंगे? जिस दिन पे एजीएम हुई होने की जो तारीख थी, unaudited financial statements along with the required documents be filed with registrar within 30 days of AGM. The registrar shall take them as a provisional, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि टाइम टेम्पररी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट नहीं हुए, जब तक ये अडॉप्ट नहीं हो जाते, जब तक एडजॉर्न मीटिंग नहीं हो जाते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अडॉप्ट हो जाएंगे एट सच अडजॉर्न मीटिंग, वो उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर फिर से फाइल हो जाएंगे विद आरओसी। For OPC, one person company, OPC shall file the duly audited financial statements adopted by the members along with all the documents within 180 days from the closure of the financial year. Again, MCQ question है ये। Next, section number 137 have companies having subsidiary, हम लोग क्या कहते हैं? Company along with the financial statements to be filed with ROC, यहाँ पे आपको अटैच करना है the accounts of its subsidiaries elsewhere, whether they are audited or unaudited, translated in English along with the declaration, कि जो भी declaration, जो भी translation किया है ये perfect है, गलत नहीं है। मैम what if annual general meeting ही held नहीं हुई? पहले वाला केस क्या था? annual general meeting हुई बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट नहीं हुए, तो एडजॉर्न मीटिंग पे हम लोग ये सारी चीज करवाएंगे। बट हो सकता है कोई कारणवश एजीएम ही ना हुई हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? व्हेन एजीएम इज नॉट हेल्ड फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर, तो फिर आपको एक स्टेटमेंट देना होगा अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स ऑफ द रीजन कि भाई क्यों एजीएम होल्ड नहीं हुई within 30 days. मैम बट 30 days काउंटेड फ्रॉम व्हाट? 30 days of the last date before which the AGM should have been held. मैम कहाँ लिखा है ये लिखा है सेक्शन नंबर 96 में। सेक्शन नंबर 96 lays down the provision about the dates on which the AGM should be held by the company. So as per that date, जो लास्ट डे आती है, यूजुअली आपको पता होगा 30th सितंबर ही आती है। 30th सितंबर से 30 दिन के अंदर अंदर एक स्टेटमेंट फाइल करना है आरओसी के पास कि सर कोई कारणवश हम लोग हमारे कंपनी का एजीएम नहीं कर पाए एंड इसके वजह से अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सबमिट नहीं कर पाए, तो ये सारा सब कुछ हमको दे देना है आरओसी। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस?
फेलिंग विच, अगर यहाँ पे गलती हुई है तो कंपनी को पेनल्टी लगेगा 1000 रुपया पर डे, ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज अप टू मैक्सिमम ₹10 lakhs. MD CFO को मिलने वाला है इन एब्सेंस ऑफ द डायरेक्टर्स इंचार्ज, पनिशेबल imprisonment up to 6 months, 1 lakh to ₹100 per day till the default continues, which can go up to maximum 5 lakhs or both. The last but not the least, ये वाला जो कंसेप्ट है गाइज आपके लिए कह रहा है ऑडिट ऑफ LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. दिस इज ऑल्सो कॉर्पोरेट फॉर्म. बेसिकली यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि LLP को भी ये ऑब्लिगेशन है to maintain the financial statements reflecting the true and fair view of the affairs of the business. A state of the statements of the accounts and the solvency statement shall be filed with ROC every year. आपको मैं कह दूं, यहाँ पे 2 फॉर्म हम फाइल करते हैं, याद रखने के लिए नजर जरा बोर्ड पे गड़ाए रखें. फॉर्म नंबर 11, फॉर्म नंबर 11 दिख रहा है, 1111. यस, तो दिस इज एनुअल रिटर्न्स. And form number 8 is for solvency statement. तो कई बार MCQ में आ सकता है कि भाई साहब फॉर्म नंबर 11 किस चीज के लिए LLP भरता है? एनुअल रिटर्न्स के लिए. ए ऐसा दिखता है ना. यहाँ पे फॉर्म नंबर 8 इज फॉर सॉल्वेंसी स्टेटमेंट. ठीक है. सो एवरी LLP shall get itself audited as per rule 24. बट मैम अगर हमारी छोटी LLP होगी तो हम लोग देखेंगे if the LLP is not, मतलब if at all the company is having, LLP is having the turnover of less than equals to 40 lakhs and contribution of less than equals to 25 lakhs, तो भाई ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी LLP होगी ना. As it is difficult, basically उन्होंने कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रखी है ऑफ इंश्योरेंस. There is no mandatory requirement of insurance. The LLP shall file annual returns under Form 11 within 60 days from the closure of the financial year. Statements of solvency in Form number 8 within 30 days from the end of the 6 months from the closure of the financial year. ठीक है. नेक्स्ट, डिफॉल्टिंग. अगर ये नहीं किया तो जुर्माना भरना पड़ेगा. हम लोग कहते हैं अप टू 300 दिन, मतलब बड़े दिल वाले 300 दिन के लिए बोलता है हम लोग सिर्फ एडिशनल फीस लेंगे और कुछ ज्यादा नहीं. अगर 300 दिन के बियॉन्ड हो गया, अब तक आपने फाइलिंग नहीं किया, तो भाई साहब नॉर्मल फीस लेंगे, एडिशनल फीस लेंगे और प्रोसिक्यूशन भी करवा सकते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर. कौन करेगा भाई अपॉइंटमेंट? वही करेगा जिसकी जिम्मेदारी थी, डेजिग्नेटेड पार्टनर. फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर. अब ये पर्सन कब अपॉइंट होगा? एनी टाइम बिफोर द क्लोजर ऑफ द फर्स्ट ईयर. सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? वही करेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर. कब? बट एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब क्या? 30 दिन पहले. मतलब क्या? 28 फरवरी के पहले सब्सिक्वेंट ऑडिटर LLP का अपॉइंट हो जाना चाहिए बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर. कैजुअल वैकेंसी हुआ, रिमूवल हुआ, फिर भी डेजिग्नेटेड पार्टनर 30 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट कर लेगा. अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर को हमने तो काम दिया, बट इफ ही फेल्स, काम किया नहीं, तो क्या होगा? इफ डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल्स तो उसी फर्म के कोई दूसरे पार्टनर अपॉइंटमेंट कर लेंगे. नेक्स्ट, ऑडिटर की क्या ड्यूटी? अभी अपॉइंट तो हो गए. उनकी ड्यूटी है टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन, टू रेफर मिनट्स बुक, टू रीड LLP अग्रीमेंट. बेसिकली LLP अग्रीमेंट से हमको क्या पता चलेगा? नेचर, अमाउंट ऑफ कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ड्रॉइंग्स, ड्यूरेशन, कितना सारा सेटलमेंट कैसा होना है, किसकी क्या राइट है, क्या लोन्स है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, रिपोर्टिंग कैसे करनी है? द ऑडिटर शैल मेंशन दैट द रिकॉर्ड्स आर करेक्ट एंड रिलायबल. ही शुड मेंशन दैट ही इज एबल टू ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है. पावर ऑफ रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार कौन है? ये है ROC. रजिस्ट्रार कह सकता है कि हाँ, अगर उनको चाहिए तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी ही कैन कॉल फॉर, ही कैन समन एनी डेजिग्नेटेड पार्टनर. आओ कभी हवेली पे, ऐसे बुला सकता है. कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन. डायरेक्टर्स को कह सकता है, या फिर हम लोग स्पेसिफिकली कहें तो पार्टनर्स को कह सकता है कि ये डिटेल्स आप हमारे ऑफिस भिजवा दीजिए. तो ये है पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग इजी? यहाँ पे गाइस आपका सुपर क्विक रिविजन ऑफ कंपनी ऑडिट अलोंग विथ अकाउंट्स, डिविडेंड एंड LLP कंप्लीट होता है.